आज हम आप लोगों को एनसीसी से रिलेटेड पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप के बारे में बताएंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा हो, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जो कभी कभी सेल्फ डेवलपमेंट भी होता है, स्व-विकास भी होता है। स्व-विकास वह कारक है जो व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। और एक तरफा संवाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि एक तरफा संवाद कभी भी ना किया जाए। एक व्यक्ति बोले दूसरा सुनता रहे, कभी नहीं हो सकता। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से किसी का भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट को खराब करने के कारक सबसे महत्वपूर्ण है, एक तरफा संवाद नहीं करना चाहिए किसी भी दशा में। और अगर मजबूत रिश्तों की हम बात करते हैं तो कहीं पर भी रिश्ते आपको मजबूत बनाने हैं तो उसका सबसे प्रमुख तत्व है जुनून होना चाहिए कि आपको अपना व्यक्तित्व अच्छा रखना है, रिश्ते मजबूत बनाने हैं। इसके लिए जो है आपको अपना जुनून होना चाहिए कि हमें करके दिखाना है। अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए पर्सनालिटी का मतलब सीधा सा है कि व्यक्ति कैसा है, उसके कर्तव्य क्या हैं और वह क्या होना चाहिए। तो कोई भी नागरिक का ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, जानवरों का कभी भी नहीं होता। तो नागरिक अगर है तो नागरिक एक अच्छा नागरिक है, उसके मुख्य कर्तव्य क्या होने चाहिए। एक अच्छे नागरिक के लिए देश के लिए निष्ठावान होना चाहिए, स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए, देश प्रेम की भावना होनी चाहिए, निस्वार्थ सेवा भाव होना चाहिए और देश के प्रति कर्तव्य भावना होनी चाहिए। संपत्ति की जो सरकारी संपत्ति है उसकी देखभाल, उसकी रक्षा करनी चाहिए, सच्चरित्र होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर यदि व्यक्ति चरित्रवान नहीं है तो निश्चित रूप से वो इस देश का सफल नागरिक नहीं हो सकता। अन्य नागरिकों के जो भी अन्य नागरिक हैं उनके अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। और सबसे खास चीज जो असामाजिक तत्व हैं, जो समाज के अंदर बदमाश लोग हैं, जो गलत कार्य करते हैं, उनको निर्धारित करना, उनको जनता के सामने लाना कि यह व्यक्ति असामाजिक है, इसका साथ कदापि ना दिया जाए। इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अब चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं एनसीसी की, तो एनसीसी का जो कैडेट है उसके व्यक्तित्व विकास या चरित्र विकास में कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं जो सहायक होती हैं। तो एनसीसी में सबसे महत्वपूर्ण एनसीसी की ड्रिल होती है। तो एनसीसी में जो 5 पॉइंट्स है कि कौन कौन सी चीज़ें सहायक होती, तो सबसे पहले ड्रिल, दूसरा शिविर, तीसरा प्रतियोगिताएं और प्रतियोगिताओं के साथ साथ खेल कूद और साहसिक अभियान। ये सब चीज़ें जो हैं एनसीसी कैडेट के लिए सहायक होती है उसके व्यक्तित्व विकास में। अब अगर व्यक्तित्व की विकास की बात करते हैं तो अनुशासन शब्द की अगर हम लोग व्याख्या ना करें तो अच्छा नहीं होगा। तो व्यक्तित्व विकास में सबसे जरूरी है अनुशासन। तो अनुशासन का मतलब क्या है? जो भी आपको आदेश दिया जाए उसको तुरंत पालन करना, आपको वो आदेश अच्छा लगे अथवा ना लगे। तो अनुशासन का मतलब दिए गए आदेश को तुरंत पालन करना और बिना किसी आदेश के कोई भी उचित कार्रवाई ना करना। अनुशासन का मतलब सीधा सीधा है समूह के अंदर समूह की उचित व्यवस्था को बनाए रखना। अगर बात करते हैं भारतीय नागरिक के 5 मौलिक अधिकार, क्योंकि मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं, व्यक्तित्व विकास की बात करेंगे तो मौलिक अधिकार जरूर आएंगे। तो मौलिक अधिकार में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार और धर्म का अधिकार। ये 5 चीजें ऐसी हैं जो भारतीय नागरिकों को 5 मौलिक अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। इनके बिना कुछ भी नहीं होता। अब व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, पहले भी मैं बराबर आपको बता चुका हूं कि एक अच्छे नेता के गुण क्या होते हैं। नेता मतलब लीडर। तो नेता अगर है तो उसके अंदर सच्चाई होनी चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, सहकारिता होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, निस्वार्थता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए,
एक दूसरे के प्रति सम्मान भाव होना चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए और विश्वसनीयता होनी चाहिए। एक अच्छे नेता के महत्वपूर्ण मूल्य यही हैं। अच्छा नेता अगर है तो सच्चाई अनिवार्य है, अनुशासन अनिवार्य है, निष्पक्ष होना चाहिए। अगर वो निष्पक्ष नहीं है तो हो सकता है वो अपने किसी व्यक्ति के पक्ष में बात करे, तो निश्चित रूप से वो नेता नहीं हो सकता। सहकारिता होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए, समानता हो, सम्मान भाव हो, पवित्रता हो, निष्ठा हो और विश्वसनीयता हो। अब इसी के साथ साथ हम लोग बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। क्योंकि व्यक्तित्व की अगर बात कर रहे हैं, व्यक्तित्व किसी भी व्यक्ति का, उसी व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा हो सकता है जो समय को पकड़ के चले, जिसको समय की कद्र हो, जो समय के बारे में जाने। तो अगर समय प्रबंधन के बुनियादी सिद्धांतों की हम बात करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, तो टाइम मैनेजमेंट किसी भी कार्य को समयबद्ध तरीके से करने की प्रक्रिया है। कोई भी कार्य आपके सामने आ गया है, वो किस समय में और कैसे होगा, इसके बारे में हम लोगों को बात करनी होती है। तो समय प्रबंधन के बुनियादी सिद्धांत क्या है, जो पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स क्या है, की पॉइंट्स क्या है, की नोट्स क्या है उसके। तो समय प्रबंधन के लिए समय की एक निजी समझ विकसित होनी चाहिए। आप कहते कि ये समय हमारे साथ ऐसा होगा, कितने समय में हमें क्या कार्य करना है। दूसरा, दीर्घकालीन लक्ष्यों को पहचानें, साप्ताहिक और दैनिक की योजना बनावें। हफ्ते में हमें क्या करना है और डेली में क्या करना है, जो डेली में करना है उसी के हिसाब से हफ्ते की योजना बनावें। अपने सर्वश्रेष्ठ समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करें और जो टाइम आपने टाइम बाउंड किया है उसका भी प्रयोग करें। अब जो आपका व्यक्तित्व है या जो आपका चरित्र है, उसका विकास करने वाले कौन से 10 गुण होने चाहिए, तो जो एक नेता के गुण होने चाहिए लगभग वही व्यक्तित्व विकास के लिए होते हैं। सबसे पहले साहस हो, नैतिकता हो, निष्ठा हो, किसी भी चीज़ के लिए कर्तव्य भावना हो। कोई भी कार्य आ गया आपके सामने तो उसके पहल करना कि मैं इस कार्य को करूँगा, पहले मैं ही करूँगा। नैतिकता हो, ईमानदारी हो, निर्णायकता हो, न्यायप्रियता हो और सबसे ज़रूरी है देशभक्ति। ये सब चीज़ें अनिवार्य रूप से आपके पास होनी ही चाहिए। अब व्यक्तित्व विकास, जैसे कि मैंने शुरुआत से कहा था कि कभी कभी व्यक्ति का व्यक्तित्व स्वयं से जागरूक होता है, वो स्वयं से उसको लगता है मुझे अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए। तो स्व जागरूकता के उपाय क्या हैं, स्वयं आदमी को जग जाए, स्वयं लगे कि मुझे ये कार्य करना है, उसके लिए उसे क्या करना होता है। सबसे पहली चीज़ स्वप्रेरणा, आत्मसम्मान, स्व आत्मविश्वास, स्व आत्मसंयम, स्व प्रतिभा। मतलब स्वप्रेरणा, जो हमें प्रेरणा मिली, आत्मसम्मान, हमें अपने आत्मसम्मान के बारे में बात करना है, स्व आत्मविश्वास, स्व शब्द मैंने पहले लगाया, आत्मविश्वास मतलब आत्मविश्वास तो आपके पास है, लेकिन स्वयं का आत्मविश्वास हो, दूसरे के आत्मविश्वास से कभी भी कार्य नहीं चलता है। स्व आत्मसंयम, अपने का ही संयम होना चाहिए, जिसको कहते हैं धैर्य होना चाहिए कि आपके सामने कोई चीज़ आ गई है और आपको चाहिए भी, लेकिन 4 लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आपके अंदर इतना कंट्रोल होना चाहिए अपने पर कि हम ये कार्य तब करेंगे जब हो सकता है सभी के बीच में उसका बंटवारा होना। तो आत्मसंयम हो। अपनी प्रतिमा आप स्वयं बनावें, आप अपने बारे में सोचें आप क्या कर रहे हैं। अगर आपने अपनी प्रतिमा, अपनी फ़ोटो स्वयं बना ली तो मान लीजिए कि कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं। चरित्र आपका, व्यक्तित्व, मूल्य और आत्म दृष्टिकोण, आपका दृष्टिकोण भी साफ सुथरा होना चाहिए। अब एक प्रश्न इस तरीके का भी हो सकता है, व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत ज़रूरी कि कहीं पर भी आप मीटिंग में जाते हैं, कहीं पर बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर जो आपको मिल रहा है सुनने को, लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं, तो जो प्रभावी श्रवण है, जो आपको सुनने को मिल रहा है, प्रभावपूर्ण मिल रहा है, उसकी एक सूची बनानी है आपको। तो प्रभावी श्रवण के लिए आपको बिल्कुल कि आप जो चाहते हैं, जिस कार्य के लिए जा रहे हो, आपको सब कुछ मिल जाए, उसके लिए सबसे पहली चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। आपको समय से पहले सभा में पहुंचना है, समय से पहले सभा में पहुंचे, अपना स्थान ग्रहण कर लें। दूसरा, जो कुछ कहा जाए उसको ध्यानपूर्वक सुने, उसमें कहीं कुछ भी ना करें। तीसरी चीज़ है
कि जो भी वक्ता बोल रहा है उसको बीच में डिस्टर्ब ना करें, उसको उसकी पूरी बात को कह लेने दें, वक्ता का ध्यान भंग ना करें। अगली चीज है, ना तो शोर करें और ना ही शोर पर ध्यान दें, क्योंकि हो सकता है कुछ अराजक तत्व हों जो वक्ता का ध्यान भ्रमित करने का प्रयास करें। आपको उससे दूर रहना है। आप तो वहां जो ज्ञानार्जन करने गए खाली उसी के लिए गए। जो भी बोल रहा है उस पर पूर्ण रुचि दर्शाएं। आप उसको पॉजिटिव थॉट्स से लें कि जो बोल रहा है इसमें क्या अच्छा है, जो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिले उसको लिख लें। उसके बाद जब उसकी बात समाप्त हो जाए वक्ता की, तो उससे प्रश्न पूछें, और प्रश्न पूछने में कभी संकोच न करें, लेकिन प्रश्न तभी पूछें जब सही समय हो। अब वक्ता बीच में बोल रहा है, आपने बीच में हैंड रेज किया और क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये चीज़ गलत होती है। वक्ता का दृष्टिकोण समझने का प्रयास करें। कभी कभी होता है कि कोई भी व्यक्ति बोल रहा है, उसका दृष्टिकोण दूसरा होता है, तो दृष्टिकोण समझने का प्रयास करें। जिस विषय पर बात हो चुकी है उसके बारे में बिल्कुल ना सोचें। जैसे ही बात खत्म हो तुरंत या तो अपनी क्वेरी कर लें, अगर क्वेरी नहीं की और टॉपिक चेंज हो गया है तो फिर जो पहला टॉपिक है उसके बारे में बिल्कुल ध्यान न दें। दूसरी चीज़, एक चीज़ और होती है, जब कोई लेक्चर दे रहा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सुनने के बजाय लिखने पर जोर देते हैं। ये गलत है। सुनने के बजाय लिखने पर का प्रयास ना करें। आप उसको रिकॉर्ड कर लें, बाद में सुने, थोड़ा थोड़ा सुने, लेकिन उस समय जिस समय वो बोल रहा है, चूंकि जब मैन टू मैन बात होती है, फेस टू फेस बात होती है, तो उसका प्रभाव ज़्यादा होता है, वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आ जाती है। और अब बात करते हैं हम लोग जो अगर हमारी मानसिकता है, हमारे मानसिकता ही बना ली कि हमें कार्य करना है, तो हमें अपनी मानसिकता बदलने के लिए क्या करना चाहिए। तो मानसिकता बदलने के लिए सबसे पहला तरीका होता है अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुने। जो आपका आंतरिक आवाज़ है वो क्या कहना चाह रही। दूसरी चीज़, अपनी वर्तमान धारणाओं से बचें। वर्तमान धारणाओं से बचने के बाद अपनी मानसिकता का परीक्षण करें। उसके बाद जिन चीज़ों से आपको विफलता मिल चुकी है उनके बारे में सोचें कि हमें विफलताएं कहाँ से मिली, विफलताओं का मंथन करें, यथार्थवादी बने, उत्तम ज्ञान, बेहतर से बेहतर ज्ञान और जानकारी प्राप्त करें। सबसे खास चीज़, किसी से भी अपनी तुलना न करें। आप एक यूनिक पर्सन है, आपका व्यक्तित्व सबसे अलग है, तो आप अपनी तुलना किसी से भी ना करें, तभी आपकी मानसिकता बदल पाएगी। अगर आपने अपने व्यक्तित्व की तुलना किसी दूसरे से की तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि किसी भी दो लोगों की मानसिकता एक नहीं हो सकती है। फिर आप अपनी मानसिकता बदलने का प्रयास भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, सबसे खास चीज़, जो भी यथार्थ है, जो आप देख रहे हैं कि ये वास्तविकता है, उस पर ध्यान ज़रूर दें। अगर यथार्थ पर और सच पर ध्यान देंगे तो आपकी मानसिकता अपने आप बदल जाएगी। इसके साथ ही जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो समाज के श्रेष्ठ लोग हैं, उनका ध्यान करें कि वो लोग क्या कर रहे हैं, और उनकी भी जो चीज़ें अच्छी हैं उनको ले लें, बाकी छोड़ दें। और ख़ास चीज़ क्या है, हम लोगों के मन में हमेशा व्यक्तित्व और इसके लिए जब बात करते हैं तो ये लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे कि ये व्यक्ति कैसा है। तो लोग क्या सोचेंगे इसकी चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए, और अपनी जो मानसिकता है, जो आपकी मानसिकता, आपकी टेंडेंसी है, उसको दूषित होने से और संकीर्ण होने से बचाएं। इस चीज़ का हमें विशेष ख्याल रखना है। तो इसके अलावा तनाव प्रबंधन, अब चूंकि जब ऐसी बातें आएंगी तो हो सकता है तनाव प्रबंधन की भी बात आए, तो तनाव प्रबंधन के क्या उपाय हैं। कभी भी तनाव प्रबंधन करना है, आपको दिक्कत हो रही तो लंबी लंबी सांसें लें, थोड़ा सा विराम करें, किसी से बातचीत करें, मन को शांत करें, कुछ देर आराम करें, और आराम करने के बाद थोड़ी सी शरीर को हरकत दें और अपने शरीर की देखभाल करें। इस तरीके से आपका ये मन जो है वो शांत हो जाएगा। तो इस तरीके से आज का जो टॉपिक है वो समाप्त हो रहा है। आज के टॉपिक के बाद नेक्स्ट हमारा जो कुछ होगा वो टॉपिक होगा
जो भी टॉपिक्स हम ले रहे हैं वो एनसीसी से जुड़े हुए हैं, और जो भी एनसीसी कैडेट्स इन कक्षाओं को ले रहे हैं उनको मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि मेरे इस चैनल में जितने भी एनसीसी से रिलेटेड वीडियोस पड़े हुए हैं उनका अगर वो निरंतर अध्ययन करते रहेंगे तो निश्चित रूप से उच्च स्तर के अंक और ग्रेड को प्राप्त कर सकेंगे। पीछे के जो भी न्यूज पड़े हुए हैं वीडियोस उनको ज़रूर देखें, और आगे जो रेगुलर 6:30 बजे शाम को क्लास हो रही है इसको ज्वाइन करते जाएं। आपके समय के लिए मैं कोशिश करता हूं कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बातें बताई जा सकें, इसीलिए मैंने वीडियोस को थोड़ा सा शॉर्ट किया है। और ये जितने भी प्रश्न हैं ये सभी आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और निश्चित रूप से परीक्षा में इस तरीके के प्रश्न आएंगे ही आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।